हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक महान हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एमपी के महू में हुआ था, जहाँ उनके पिताजी अंग्रेजों की सेना में कांस्टेबल थे। बाबा साहब अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए प्यार से उनका नाम उनकी माता के नाम पे रखा गया भीम, और उनकी माता का नाम था भीमाबाई। बाबा साहब अपने भाई बहनों में 14वें नंबर पे थे, जिनमें से 7 ही बच्चे जीवित रह पाए थे, जिनमें से 4 बहनें और 3 भाई थे। अब आगे उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, इसलिए बाबा साहब का पूरा नाम हुआ भीमराव रामजी सकपाल। लेकिन सकपाल जो टाइटल है वो जाति सूचक है। बाबा साहब के पिताजी बहुत ही होशियार थे और वो इस चीज़ को जानते थे कि अगर यही टाइटल रहा तो आगे हो सकता है कि मेरे बच्चे को पढ़ने में या आगे बढ़ने में कोई ना कोई दिक्कत हो, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत तेज़ है। इसलिए उनके पिता ने उनका नाम सकपाल से हटाकर अंबेडकर कर दिया, जो कि उनके गांव के नाम अम्बावड़े के नाम से पड़ा। इस हिसाब से उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी जानते थे कि उनके बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है। इसलिए वे अपने बच्चे के लिए तरह तरह की किताबें पढ़ने के लिए लाते थे, जैसे शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसी बहुत सारी किताबें। लेकिन दोस्तों, ये भी जानना होगा कि जब वे पैदा हुए उसके 3 साल के बाद यानी 1894 में उनके पिताजी रिटायर हो गए थे। रिटायर होकर के वापस वे अपने गांव चले आए। अब पेंशन पे खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी उनके पिताजी कोशिश करते रहे, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। क्योंकि वो अच्छे पोस्ट पे रह चुके थे, इसलिए बच्चों को दाखिला दिलाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुए। नहीं तो अक्सर नीची जात के लोगों का एडमिशन ही नहीं हो पाता था। तो अब आगे क्या हुआ कि वहाँ एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहाँ पे छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। शिक्षक उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे और बच्चे उनसे दूरी बना के रखते थे। यहाँ तक कि जिस बोरी पे वो बैठते थे वो बोरी वो अपने साथ वापस ले आते और सुबह वापस लेकर जाते। पानी पीने के लिए भी वहाँ समस्या थी। जैसे सारे बच्चे नल खोलकर अपने आप पानी पी सकते थे, ये बच्चे नल छू भी नहीं सकते थे। इसके लिए प्यून होता था, वो जब ऊपर से पानी गिराता तभी वे पी सकते थे। अगर किसी दिन वो छुट्टी पे रह गया तो प्यासे ही रहना पड़ता था। सोचिए कितनी कठिनाई की बात है। पर पढ़ने की ललक उनकी इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें ये सब चीज़ें भी छोटी लगने लगीं। इसके बाद उनका एडमिशन 1897 में बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल में हुआ। वहाँ पे भी भेदभाव का माहौल था। लाइब्रेरी में बैठकर ये किताबें नहीं पढ़ सकते थे। अक्सर करके ये गार्डन में पेड़ के नीचे ही किताबें पढ़ा करते थे। बाबा साहब संस्कृत पढ़ना चाहते थे। किताबें पढ़ने की इतने शौकीन होने के बावजूद भी वहाँ पे उनके शिक्षकों ने उन्हें संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया, तो इसलिए उन्हें दूसरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ी। और ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद उन्होंने 9 विभिन्न भाषाओं में महारत हासिल कर ली। ये दोस्तों आम आदमी के बस की बात नहीं। इनकी उपलब्धि बस इतनी ही नहीं है, आगे और भी है। जब वे गार्डन में पढ़ रहे थे तो उन्हें गार्डन में पढ़ता देख एक समाज सुधारक जिनका नाम दादा केलोस्कर था, वो उनके पास आए
और उन्होंने बुद्ध की जीवनी उनके हाथ में थमाई। वो बुक उन्होंने खुद ही लिखी थी और वे जान गए थे कि ये बच्चा बहुत ब्राइट है। तो उन्होंने बाबा साहब की सिफारिश बड़ौदा के गायकवाड़ खानदान के सायाजी महाराज से की। वो उस समय समाज सेवा का कार्य करते थे और जो बच्चे तेज होते थे, पढ़ने में अच्छे होते थे, उन्हें विदेश भेजा करते थे। तो तय हुआ कि वो 3 साल के लिए 25 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप देंगे। इस पर वो यूएस आगे की पढ़ाई करने के लिए चले गए। 1913 में जब वे यूएस जा रहे थे, उसी बीच इनके पिताजी भी एक्सपायर हो गए। अब आगे 1913 से 1917 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वापस आ गए। वापस आते ही वे बड़ौदा गए, लेकिन वहाँ पे भी कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हुई कि वो 11 दिन से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाए। दरअसल वहाँ रुकने के लिए उन्हें कोई जगह ही नहीं मिली, ना ही सरकारी आवास की कोई व्यवस्था की गई। उन्होंने कई जगह पत्र भी लिखे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते वो सायाजी महाराज को चाह कर भी अपनी सेवाएं नहीं दे पाए। तो वहाँ से वापस वो मुंबई आ गए और एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने। बच्चे सभी सवर्ण जात के थे और पढ़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने कहा कि कुछ दिन पढ़ के देखो, बाहर से पढ़ के आया है, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा टीचर बदल देंगे। और 2-3 दिन की क्लास के बाद ही सारे बच्चे इनके फ़ैन हो गए, लेकिन बाकी प्रोफेसर्स का नज़रिया इनके प्रति थोड़ा भी नहीं बदला। भले ही वो इतने पढ़े लिखे क्यों ना थे, लेकिन छुआछूत वे बहुत ज़्यादा मानते थे। किसी बर्तन से अगर वो पानी पी लेते थे तो उसे कोई दूसरा नहीं छूता था। ये बात उन्हें बहुत चुभी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब की 2 शादियाँ हुई थी। उनकी पहली पत्नी रमाबाई, जिनकी शादी उनसे काफ़ी कम उम्र में ही हो गई थी। कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जब वो काफ़ी बीमार रहने लगे, तब उनकी दूसरी शादी सविता अम्बेडकर से हुई। अब बाबा साहब के एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं। लगभग 32 डिग्रीज़ उनके पास थीं, जिनमें से कुछ डिग्रीज़ मैं आपको बता रही हूँ। वो है एमएससी, डीएससी, बीए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, एमए, पीएचडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एमएससी प्लस डीएससी, ग्रेज इन से बैरिस्टर इन लॉ। अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि डीएससी कौन सी डिग्री होती है। डीएससी की डिग्री डॉक्टरेट एट साइंस की है। ये डिग्री आज तक इंडिया में 2 ही लोगों को हासिल हुई है। पहली बाबा साहब को और दूसरी हमारे पूर्व प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन को। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि डीएससी की जो डिग्री है, उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए 8 साल का समय लगता है, लेकिन इस डिग्री को बाबा साहब ने 2 साल और 6 महीने में ही पूरा कर लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितना दिमाग था। अब दोस्तों, आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 1920 में कोल्हापुर के साहू जी महाराज ने अपना पैसा लगाया और मूक नायक नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। देश के दबे कुचले वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नाम रखा गया बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये सभा संगठित प्रयासों से बनाई गई थी। इसका मेन कार्य दलित वर्ग के लोगों की एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट करना था। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कई सारी बुक्स पढ़ी भी और लिखी भी। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय तक उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन इकट्ठा हो चुका था, जो कि उस समय की पर्सनल लाइब्रेरी में से सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इनकी एक बुक बहुत ही फेमस है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। इसमें उन्होंने
अपनी लाइफ में घटे घटनाओं का चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। जब वे बच्चे थे तब पानी से कैसे वंचित रखा गया, और जब वे बड़े हो गए, हालांकि इतने एजुकेटेड होने के बाद भी, कैसे उन्हें भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा। ऐसे ही इनकी एक बुक 1946 में आई, हु वर द सूत्रास। ये भी काफ़ी फेमस हुई। संविधान में इनके योगदान को कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। संविधान में जितना योगदान बाबा साहब का है, उतना ही योगदान BN राव का भी रहा है। वे ये बात जान गए थे कि दलित और पिछड़े वर्गों को अगर आगे लाना है, ऊपर उठाना है, तो इसके लिए राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। वे बॉम्बे से लड़े, लेकिन सभी बड़े नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया कि इन्हें किसी तरह जीतने नहीं देना है, और आखिरकार उन्हें हराकर ही माने। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश से चुनाव लड़ा। वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और मुस्लिम लीग से खड़े होने के कारण वे जीत भी गए। लेकिन उसी समय हुआ यूं कि बांग्लादेश का भी बंटवारा हो गया। अब क्या करें? अब यहाँ पे BN राव सामने आते हैं, जिन्होंने संविधान के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, और उन्होंने इंडिया ही नहीं, आसपास के देशों के लिए भी संविधान के में काफ़ी योगदान दिया था। तो BN राव ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि बिना बाबा साहब के संविधान बनाना मुश्किल काम है। तो उन्होंने BG खरे, जो उस समय बॉम्बे के PM थे, उनसे कहा कि किसी भी तरीके से अंबेडकर को सदस्यता दिलाइए। अब बाबा साहब के लिए किसी न किसी को तो अपनी सीट छोड़नी ही थी। तो इसलिए MR जयकर ने अपना इस्तीफा दिया और उसके बदले अंबेडकर सदस्य बने, और इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। अब यहाँ से बाबा साहब को अपना रिप्रेजेंटेशन करने का भी मौका मिला। 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और तीनों बार वे इसमें शामिल भी हुए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहाँ गांधी जी अपने आप को भारत का इकलौता रिप्रेजेंटेटिव मान रहे थे, वहीं अंबेडकर ने उनकी बातों को तर्क से काटा और बताया कि हमारे दबे कुचले वर्ग को हिंदुओं के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है और अलग इलेक्शन की भी ज़रूरत है। इसके बाद गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके वजह से मजबूरन पूना पैक्ट पर साइन करना पड़ा। बाबा साहब हमारे देश के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बने। औरतों के लिए काफ़ी काम किया, गरीब पिछड़े मज़दूरों के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। बराबरी का हक देने के लिए संविधान में कई सारे कानून बनाए गए और वर्किंग आवर्स को 12 घंटे से 8 घंटे का किया गया। दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि बाबा साहब कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और आज शायद हमारे देश ने उतना सम्मान दिया हो या नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आज उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में उनकी मूर्ति स्थापित करके ये साबित कर दिया गया है कि उनके जैसा इंटेलिजेंट आदमी होना बड़ा ही दुर्लभ है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। इसी तरह के वीडियोस में और लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपनी जानकारियाँ बढ़ाते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।